हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूनिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा देख के रखा है। तो इक्विटी शेयर से जो उनका अमाउंट है वो है 35 लाख का। प्रेफरेंस शेयर से जो अमाउंट रेस किया है वो है 30 लाख का। जो प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज गिवन है वो हमें कितना गिवन है, 10% का। इसके बाद जो डिबेंचर है, डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना देके रखा है, 14% का। और जो अमाउंट हमने डिबेंचर से रेस किया है वो गिवन है आपके पास 45 लाख का। आगे गिवन है कि एवरेज डिविडेंड है पास्ट 3 इयर्स का, वो कितना परसेंट है, 35% है। और जो मार्केट प्राइस देके रखा है इक्विटी शेयर का वो कितना गिवन है, 17.50। इसके बाद डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर जो है उसका जो टाइम पीरियड गिवन है वो कितना है, 10 इयर्स का। इसके बाद जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कितना गिवन है, 5% का। इसके बाद ये जो रिडीम हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, 10% प्रीमियम पे। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और हमारे लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, 40%। तो देखिए, एक जो क्वेश्चन है WACC का वो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो इररेडीमेबल के केस में किया। इररेडीमेबल का मतलब क्या कि इररेडीमेबल वो सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर ये जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हमें पे करने होते हैं, बट जो उसका प्रिंसिपल होता है वो कभी रिडीम नहीं होता है। तो उन क्वेश्चंस में जिसमें प्रिंसिपल रिडीम नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन है आपके पास रिडीमेबल केस का। तो रिडीमेबल का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो आपका प्रिंसिपल है आप उसे भी क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देख के रखा है सीधे सीधे कि यहाँ पे हम लोग रिडीम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कहीं पे ऐसा रिडीम वगैरह नहीं लिखा है, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इररिडीमेबल का क्वेश्चन है या रिडीमेबल का क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफिकेशन का सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी आपके पास रिडीमेबल का क्वेश्चन गिवन होता है तो उस केस में आपके पास क्या गिवन होगा, टाइम फ्रेम गिवन होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में रिडीमेबल नहीं लिखा हुआ है और अगर आपके पास ये लिखा है कि एक टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन हो सकता है वो किसका हो सकता है, रिडीमेबल का। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब जनरली हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ओवरऑल कॉस्ट निकालना है या WACC निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास सोर्सेस गिवन है हर एक सोर्सेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज मल्टीप्लीकेशन बाय कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट गिवन है। पहला है आपके पास इक्विटी शेयर का, इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर का, इसके बाद गिवन है आपके पास डिबेंचर्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों सोर्स है, तीनों सोर्सेस की हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल देंगे। तो तीनों सोर्स कौन कौन से, तो सबसे जो पहला हो गया है वो हो गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकेंड वाला जो सोर्स है वो है आपके पास प्रेफरेंस शेयर का, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद जो लास्ट सोर्स देके रखा है वो है आपके पास डिबेंचर्स का, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए चलेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो देखिए आप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है डिविडेंड अपॉन में क्या होगा, मार्केट प्राइस, और प्लस आप किसका कर देते हैं यहाँ पे, ग्रोथ का। तो यहाँ पे जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास डिविडेंड अपॉन में आ जाएगा मार्केट प्राइस। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ को प्लस कर देते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो D1 गिवन होता है, ये D1 क्या होगा आपके पास, या तो क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा। तो या तो ये क्या हो सकता है आपके पास, एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा, या होगा डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, या प्रपोज्ड डिविडेंड भी हो सकता है, या डिक्लेयर्ड डिविडेंड भी हो सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। बट अगर आपके पास क्वेश्चन में ये वाले डिविडेंड्स नहीं गिवन होते हैं, या आपके पास क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि प्रीवियस डिविडेंड है, करंट ईयर पेड डिविडेंड है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, D0। तो जो हम लोग D0 से रिप्रेजेंट करते हैं
वो आपके पास करंट डिविडेंड हो सकता है या पास डिविडेंड हो सकता है या कहीं पे पेड डिविडेंड हो सकता है। उस केस में हम लोग D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 लिखेंगे यहाँ पे होगा D0 और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 1 प्लस ग्रोथ कर देते हैं। तो इसकी हेल्प से, प्रीवियस वाले डिविडेंड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, करंट डिविडेंड का एक्सपेक्टेड वाला पार्ट निकाल सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमें कहीं पे भी ग्रोथ गिवन है क्या, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे लिए D0 D1 क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके पास डिविडेंड गिवन हो, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना हो या आपको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट निकालना हो, ये जो सारी कैलकुलेशन होने वाली है, ये सारी कैलकुलेशन हमेशा किस पे होगी, फेस वैल्यू पे। ये सारी जो कैलकुलेशन है ये हमेशा किस पे होगी, फेस वैल्यू पे। अब देखिए आपके पास इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितना गिवन है, 10 रुपीज। तो क्योंकि फेस वैल्यू 10 थी तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब डिविडेंड निकालेंगे। तो ये हुआ डिविडेंड। डिविडेंड जो आपके पास गिवन है वो कितना गिवन है, 35%। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है जो डिविडेंड है वो कितना परसेंट है, 35%। हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है इसका क्या करेंगे, 35% करेंगे। जैसे ही आपने 35% कैलकुलेट किया तो आपके पास जो डिविडेंड की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 3.50। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये हुआ आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, डिविडेंड की प्लेस पे हुआ 3.50 अपॉन में जो मार्केट प्राइस गिवन है वो कितना है, 17.50। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 17.50। इसमें आपको प्लस करना है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ नहीं गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मुझे वैल्यू परसेंटेज में चाहिए इसलिए हम लोग इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए आप 3.50 डिवाइड किया हमने 17.50 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.2। और 0.2 में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी वो कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन कर लिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया आपके पास, 20%। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आते हैं, ये वाले पार्ट को अब मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब हम लोग आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। अब इररिडीमेबल के लिए तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट जब आपके पास रिडीमेबल वाला केस होता है तो यहां पे होगा आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस यहां पे आपके पास आ जाएगी रिडीम्शन वैल्यू, माइनस होगा आपके पास नेट प्रोसीड, डिवाइड होगा ये एन से, और अपॉन में आपके पास हो जाएगा रिडीम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, और यहां पे हम लोग उसका क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। आई होप यहां तक क्वेश्चन में क्लियर होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू नहीं गिवन है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, आप चाहे तो 10 एज्यूम कर लीजिए, आप चाहे तो 100 एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 रुपीज को क्या किया, एज्यूम किया। अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कितना परसेंट है, 10%। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो 100 का हमने यहाँ पे 10% निकाला, तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया है वो कितने रुपीस हो गया है आपके पास, 10 रुपीस का। इसके बाद हम लोग निकालेंगे रिडीम्शन वैल्यू। तो जो रिडीम्शन देके रखा है वो क्या देके रखा है, 10% प्रीमियम पे। 10% प्रीमियम का क्या मतलब है, आपकी ये फेस वैल्यू तो रहेगी, इसके साथ क्या हो जाएगा, 10% ऑफ फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर डिस्काउंट पर रिडीम हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता, सब्ट्रैक्शन हो जाता। देखिए आप, तो फेस वैल्यू है आपके पास 100 प्लस 10% ऑफ आप 100 निकालेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 100 प्लस 10। तो जो आपके पास रिडीम्शन वैल्यू आ गई है वो कितनी रुपीस हो गई है, 110। नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड के केस में देखिए क्या देकर रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रोसीड का कैलकुलेशन करना है। 100 रुपीस का मेरे पास फेस वैल्यू था, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट था, तो 100 का 5% हो गया 5। जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो गया, 95। इसका ये मतलब है कि जब मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूं तो एक्चुअल में मैं अमाउंट जो रिसीव करता हूं वो कितना हो रहा है, 95 रुपीस का।
एंड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज हमें बस पुट करनी है। तो ये होगा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू, जो अमाउंट था प्रेफरेंस डिविडेंड का वो कितने रुपीस था 10, तो ये हुआ 10 प्लस जो रिडीम्शन वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 110 माइनस जो नेट प्रोसीड है वो कितना हो गया है 95। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितने ईयर्स का था 10 ईयर्स का, तो डिवाइड कर दिया आपने 10 से, अपॉन में दोनों का क्या निकल जाएगा एवरेज, तो ये क्या होगा 110 प्लस 95 डिवाइड आपने किससे कर दिया इसको 2 से। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 110 में से हमने यहाँ पे माइनस किया 95, हमारे पास रहा 15, 15 को 10 से डिवाइड किया हुआ हमारे पास 1.5, 1.5 प्लस 10 किया तो कितना हो गया 11.5। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 11.5, अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा आपको प्रीवियस वाले में बताया था। तो यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया तो कितना हुआ ऊपर का 11.5, नीचे 110 प्लस 95 डिवाइड बाय जब आपने 2 किया तो कितनी वैल्यू आ गई है आपके पास 102.5। तो ये हुआ आपके पास 102.5, इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा आपके पास 100। तो क्या किया आपने डिनोमिनेटर में 110 में आपने प्लस किया 95 का, इसके बाद 2 का हमने क्या किया डिवाइड किया, तो जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया 102.5। अब सॉल्व करते हैं तो 11.5 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 102.5 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.22%। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट निकाल दी है वो कितनी निकाल दी है 11.22%। यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हुआ 11.22%। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के लिए जाएंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे होगा आपके पास कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और यहाँ पे जो वैल्यू है, क्योंकि डिबेंचर्स के केस में हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट देते हैं, तो ये होगा इंटरेस्ट, कैलकुलेशन आफ्टर टैक्स करना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए अब ये वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना है 14%। अभी आपको बताया कि जो कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है तो जो फेस वैल्यू एज्यूम किया वो क्या किया हमने 100, यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया तो 100 मल्टीप्लाई बाय जब आपने 14% किया तो ये जो वैल्यू आ गई कितने रुपीस हो गई आपके पास 14 रुपीस। हमें क्या चाहिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, जो टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है 40%। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40, 40 बाय 100 किया तो जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 0.40। फिर देखिए इसके बाद रिडीम्शन वैल्यू निकालते हैं। तो रिडीम्शन वैल्यू क्या होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू 100, क्योंकि यहाँ पे 10% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे थे तो 100 का 10% कितना हो गया 10। तो जो आपके पास रिडीम्शन वैल्यू आ गई है वो कितनी रुपीस हो गई है आपके पास 110। इसके बाद नेट प्रोसीड 100 रुपीज फेस वैल्यू, 5 रुपीज हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई। तो एक्चुअल में हम कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 95। ये वाला जो अमाउंट है ये हमारे लिए क्या हो जाता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके एक्चुअल में हमारे पास कितना बच रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रोसीड। अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हुआ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की प्लेस पे कितना 14, 1 माइनस टैक्स की प्लेस पे 0.40 प्लस जो आपकी रिडीम्शन वैल्यू है वो है 110, नेट प्रोसीड कितना 95 अपॉन जो टाइम पीरियड था वो कितने इयर्स का है 10 इयर्स का, तो अपॉन में हो गया यहाँ पे 10, नीचे अगेन यहाँ पे एवरेज हो जाएगा तो 110 प्लस 95 डिवाइड बाय का हो गया हमारे पास 2। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हुआ आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 14, 1 में से 0.4 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो बचेगा आपके पास 0.6। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये आएगी 8.4, फिर यहाँ पे 110 माइनस का 95, 15 बाय 10 किया
तो कितना हुआ आपके पास 1.5 अपॉन में हो जाएगा आपके पास जो हमने कैलकुलेट किया था 102.5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो देखिए 8.4 प्लस 1.5 जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 9.9। इसे डिवाइड कर देंगे 102.5 से मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेट आ गई है वो आ जाएगी 9.66%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.66%। तो हमने क्या किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल दिया और कॉस्ट ऑफ क्या किया डेट निकाल दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए चले जाएंगे। इसके लिए हम लोग एक टेबल बना देते हैं। अब ये डेटा सेट्स का काम हमारे पास हो चुका है तो मैं ये वाले पूरे पार्ट को क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं। तो देखिए जो सबसे पहला कॉलम होगा वो आपके पास हो जाएगा सोर्स का, तो ये हुआ आपके पास सोर्स। सेकेंड वाला जो कॉलम हम लोग बना लेंगे वो बनाएंगे अमाउंट का, तो ये हुआ आपके पास अमाउंट। अमाउंट के बाद जो थर्ड वाला कॉलम हम लोग बना लेते हैं वो बना लेंगे वेटेज का। वेटेज के बाद ये वाला जो फोर्थ वाला कॉलम है ये हम लोग बना लेते हैं कॉस्ट का। फिफ्थ वाला जो कॉलम है वो हो जाएगा आपके पास कॉस्ट वेटेज का। तो जो फिफ्थ वाला कॉलम हो गया है ये क्या हो गया है कॉस्ट मल्टीप्लाई वेटेज। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब बस हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो जो सोर्स था वो सबसे पहला जो सोर्स था वो क्या था आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल से जो हमने अमाउंट रेस किया था वो कितना था 35 लैक्स का। तो ये हुआ यहाँ पे 35 लैक्स। जो सेकेंड वाला हमारे पास था वो क्या था आपके पास प्रेफरेंस शेयर। तो ये हुआ आपके पास प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास 30 लैक्स। इसके बाद डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास 45 लैक्स का। ये है आपके पास प्रेफरेंस शेयर 10% पे। ये जो है ये आपके पास है 14% पे। इक्विटी शेयर देके रखा है ₹10 ईच। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो है 35 लैक्स का। प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो है 30 लैक्स का। जो डिबेंचर्स का अमाउंट है वो है आपके पास 45 लैक्स का। अब हम लोग टोटल निकालेंगे कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितने अमाउंट का है। तो जब आप 35, 30 और 45 को प्लस करते हैं तो जो आपका टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1 करोड़ 10 लैक्स। तो आपका जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है जो आपने रेस किया है वो कितने का हो गया 1 करोड़ 10 लैक्स का। अब हम लोग क्या करेंगे हर एक जो इंडिविजुअल सोर्स था इसका क्या करेंगे वेटेज निकालने के लिए आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो जैसे यहाँ पे हुआ 35 लैक्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल से। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 करोड़ 10 लैक्स का, यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड वाले के लिए भी सेम करेंगे। तो आप क्या करेंगे 30 लैक्स, इसको डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ 10 लैक्स से। फिर थर्ड वाले के लिए जो 45 लैक्स है इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ 10 लैक्स से। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग ने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं जो आपका 35 लैक्स है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 करोड़ 10 लैक्स से। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.318। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर का वेटेज आ गया वो कितना आ गया 0.318। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट के लिए आते हैं 30 लैक्स, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ 10 लैक्स से। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.273। राउंड अप कर दिया इसको थोड़ा सा मैंने।
थर्ड वाले के लिए आएंगे डिबेंचर्स के लिए, तो 45 लैक्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 करोड़ 10 लैक्स का, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 0.409। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए 1, क्योंकि हम लोग वेटेज फ्रैक्शंस में निकाल रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज में निकाल रहे हैं, तो जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आना चाहिए। तो 0.318 प्लस 0.273 प्लस 0.409 किया तो टोटल आ गया है 1। इसका मतलब है कि हमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी वेटेज में निकाला है, तो ये सारी वैल्यू होगी। इसको हम लोग सीधे किस में लिखते हैं, परसेंटेज में। तो देखिए पहले वाले केस में, इक्विटी के केस में जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20, प्रेफरेंस शेयर के केस में हो जाएगा 11.22 और डिबेंचर्स के केस में जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9.66। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं वेटेज एंड कॉस्ट का, तो 0.318 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 से, तो यहाँ पे जो हमारे लिए कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई 6.36। इसके बाद 0.273 में मल्टीप्लाई कर देंगे 11.22 का, तो हमारे लिए जो यहाँ पे वैल्यू हो रही है वो हो रही है 3.06। इसके बाद 0.409 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.66 का, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3.95। अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो 6.36 प्लस 3.06 प्लस 3.95 किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13.37। और यही जो वैल्यू है आपके लिए WACC या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो आपके पास 13.37 आ गया है, ये आपके पास क्या आ गया है, कॉस्ट आ गई है कैपिटल की, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.37। इसे ही हम लोग बोलेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 13.37 की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।